मम्मी, इस बार हम नाना के यहाँ नहीं जा पाएंगे क्या? नहीं बेटा, पापा को इस बार बहुत काम है। इस बार तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन मम्मी, मुझे जाना है। वहाँ दीपू और सुनील भी आएंगे। मम्मी प्लीज़ पापा को मना लो। प्लीज़ ना मम्मी, प्लीज़। अरे मैं कैसे मना लूँ तेरे पापा को? वो कभी अपने काम के आगे सुनते भी हैं किसी की? तो फिर हम नहीं जा पाएंगे। पता नहीं बेटा। नाक सिकोड़ते हुए मैंने भौहें तानी और बिना दूध पिए वहाँ से चला गया। मैं उस रात बस यही प्लान बनाता रहा कि आखिर पापा को कैसे मनाऊं। देर रात मैंने एक कार्ड लिया और उस पर लिखा, पापा मुझे नानी के यहाँ जाना है, आप प्लीज़ मान जाओ। उस कार्ड को ले जाके मैंने पापा के टेबल के ऊपर रख दिया। मैं जानता था पापा घर आकर काम करने ज़रूर बैठेंगे और तब वो मेरा कार्ड ज़रूर देख लेंगे। अगले दिन जब मैं उठा तो पापा नाश्ता कर रहे थे। मैं उनके सामने बैठ गया और उनके जवाब का इंतज़ार करने लगा। क्यों जिगर, आज स्कूल नहीं जाना क्या? चल जल्दी ब्रश करके रेडी हो जा, तेरी बस आती होगी। उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं कहा जो मैं सुनना चाहता था और अपने ऑफिस के लिए निकल गए। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, मैं दौड़ के उनके कमरे में गया। मैंने देखा वो कार्ड वहीं पर रखा था। मैं मायूस हो गया और उस कार्ड को फाड़ने के लिए उठाया तो उस पर देखा लिखा हुआ था, ज़रूर बेटा, हम ज़रूर चलेंगे। उस दिन की खुशी मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। रात की ट्रेन थी हमारी। सोनू चाचू ने हमें स्टेशन छोड़ा और वहीं से चले गए। हमारी ट्रेन करीबन 1 घंटा लेट थी, इसलिए मम्मी ने वहीं एक चादर बिछाई और हम सब उसी पे बैठ गए। अब जब भी उस प्लेटफॉर्म पे कोई भी ट्रेन आती तो पापा से हर बार यही सवाल करता कि पापा ये अपनी वाली ट्रेन है क्या? और वो सपाट चेहरा बना के एक ही उत्तर देते, नहीं बेटा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमारी ट्रेन आ ही गई। लखनऊ से अमेठी का सफ़र लगभग 4 घंटे का ही था, इसीलिए पापा ने रिजर्वेशन नहीं करवाया था और डब्बे में भी पर्याप्त जगह थी कि हम सब आराम से उसमें बैठ सकें। मैं जल्दी जल्दी दौड़ के गया और खिड़की वाली सीट पर जाके बैठ गया। मुझे बहुत अच्छा लगता था चलती हुई ट्रेन से भागती हुई दुनिया को देखना। जब ट्रेन तेज रफ्तार से जा रही होती है तो अंदर की रोशनी बाहर तरह तरह की आकृतियाँ बनाती है और उन आकृतियों में कुछ जानी पहचानी तस्वीरें बनाने का मज़ा ही अलग आता था। और जब ये महसूस होता कि चाँद, तारे, बादल सब आपके साथ आपकी नानी के यहाँ जा रहे हैं तो गौरव की अलग ही अनुभूति होती थी। हम सब सुबह सुबह 4 बजे ही पहुँच गए थे। अभी ठीक से दिन भी नहीं निकला था, अंधेरा अब भी था। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही कुछ तांगे वाले अपना इक्का लिए सुबह सुबह ही पहुंच जाया करते थे। तांगे का सफ़र कुछ ऐसा था जैसे ज़िंदगी, जो धीरे धीरे चल के आपको एक मौका देती है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले इस खूबसूरत से रास्ते का मज़ा ज़रूर लें। नानी हमें घर के बाहर ही रोक लेती और अंदर से तेल की डिबिया से कुछ लाती, फिर हमारी नज़र उतारती उसी से। आसपास के लोग हमसे मिलने चले आते थे। एक मजमा सा लग जाता था। पर आज करीबन 12 सालों के बाद सब कुछ बदल चुका है और ये बदलाव उसी दिन से शुरू हो गया था जब नानी का देहांत हुआ था। सारे लोग वही, जगह भी ज़्यादा बदली नहीं थी, पर अब वो बात नहीं थी। ना तो वो रौनक, ना वो चहल पहल। आज वो लोग भी हाल चाल पूछने से कतराते हैं जो कभी अपनी साइकिल पे बिठा के घुमाया करते थे। असल बात तो ये थी कि अब हम बड़े हो गए थे, मैं भी और मेरा गांव भी। अरे जिगर बेटा, कितना बड़ा हो गया है तू? क्या तुझे कभी याद नहीं आई हमारी? इतने साल क्यों लग गए तुझे यहाँ आने में? और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है?
मामा जी की तरफ से सवालों का गुत्था आता जा रहा था। अरे उसे बैठने तो दो, पानी पत्थर पूछा नहीं और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। आओ बेटा, अंदर बैठो, और आप जाइए वो फर्राटा यहीं लगा दीजिए। हाँ हाँ, लो अभी ले आता हूँ। गांव बदल गया था, पर अपनों का अपनापन नहीं। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही आया था वहाँ। असल में एक प्रोजेक्ट लगा था अमेठी में, और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसी प्रोजेक्ट की इंटर्नशिप करने का मौका मिला था मुझे। रुकने का और खाने पीने का इंतज़ाम वहीं पर था, लेकिन माँ ने ज़िद करके भेजा था कि मामा के यहाँ ज़रूर जाना और 1-2 दिन रुकना भी। उस रात मामा जी के किस्सों की झड़ी सी लग गई। बचपन की जो दबी कुचली यादें थीं, अब वो भी जहन में आने लगी। उन्हीं यादों को आंखों में लिए मैं मामा जी के पास ही सो गया। सुबह सुबह आँख खुली तो देखा कि मामा जी एकदम तैयार खड़े थे। सबने नाश्ता भी कर लिया था और मेरी चाय तीसरी बार गर्म होके मेरे सिरहाने के पास रखी टेबल पर ठंडी हो रही थी। जब घड़ी देखी तो उसमें अभी 7:30 ही बजे थे। तब मेरी समझ में आने लगा कि जितना मैं सोचता था उतना भी नहीं बदला था ये गाँव। जिन यादों को अपनी आंखों में लेके मैं रात में सोया था, वो अब फिर से जगने लगी थी। उन्हीं यादों को समेटे मैं अपने खेतों से होता हुआ बाग में जाके बैठ गया। ठंडी ठंडी बहती बयार में यादों का कारवां भी उड़ के आने लगा। अब जो यादें धुंधली सी थी, एकदम साफ होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो दीपू भैया पेड़ पे चढ़ के जामुन गिरा रहे हों और मैं उन्हें बिन के इकट्ठा कर रहा था। अचानक दूर बैठी एक बुढ़िया औरत ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, अरे जिगर बेटा, कैसे हो? कितने दिन बाद दिखे? तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? नहीं दादी, माफ़ कीजिए, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। दादी नहीं बेटा, नानी लगती हूँ तुम्हारी। तुम्हारी मम्मी अक्सर तुम्हें मेरे पास लाया करती थी। जब भी तुम बीमार पड़ते थे, मैं ही तुम्हारी नज़र उतारा करती थी। मैं वहीं उनके पास ही जाके बैठ गया। फिर वो बताने लगी कि तुम्हारी मम्मी जब भी घर से मार खाती थी तो यहीं इसी बाग में आके छुप जाया करती थी। उन्होंने मेरी और दीपू भैया की शरारतों के बारे में भी बताया, जो हम अपनी नानी के साथ किया करते थे। धीरे धीरे यूं ही शाम होने लगी और अंधेरा भी छाने लगा था। उनके झोपड़े में लाइट नहीं लगी थी और ना ही उनके कोई चिराग जलाया था, इसीलिए उनके झोपड़े में गहरा अंधेरा हो गया था। जब मैंने उनसे पूछा कि नानी, आपने उजाला क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा, बेटा, इस बुढ़िया को उजाले की क्या ज़रूरत, मैं तो अंधेरा होते ही अंदर जाके सो जाती। मैंने उनके पैर छुए और जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही, ठीक है बेटा, जाओ, पर आते रहना। मैं घर वापस आ गया। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। मामा जी भी आ चुके थे। उन्होंने मुझसे पूछा, अरे बेटा, कहाँ थे तुम इतनी देर से? तुम्हारी मामी तुम्हें कब से पूरे गांव में खोज रही थी। अरे मामा जी, वो मैं बाग चला गया था, तो वहीं एक नानी मिल गई थी। नानी? कौन सी नानी? अरे वही नानी जो मेरे बीमार होने पर मेरी नज़र उतारा करती थी। पर बेटा, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी नज़र तो अम्मा उतारा करती थी। अरे मामा जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे बाग वाले झोपड़े में रहती हैं। बेटा, वो अम्मा की कुटिया थी। जब अम्मा का आखिरी का समय था तो उन्होंने वो कुटिया बनवाई थी और वो अक्सर वहीं जाके बैठा करती थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, माथे पे पसीना आ गया। मैं एकदम चुप हो गया और ये कह के बात काट दी कि लगता है बाग में मैं बैठे बैठे ही सो गया और कोई सपना देख लिया होगा मैंने। अगले दिन मैं अपनी इंटर्नशिप के लिए अमेठी सिटी आ गया, पर वो बात मेरे मन में गूंज रही थी। उस दिन तो वो बात मैंने काट दी, पर खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्या जो भी हुआ था मेरे साथ वो सच था या वाकई में मैं बैठे बैठे सो गया था और वो सब एक सपना था। उस वाक़ये की हकीकत तो मैं अब भी नहीं समझ पाया था।
पर इतना ज़रूर समझ गया था कि जिन जगहों पर और जिन लोगों से हमारी यादें जुड़ी होती हैं वो हमें अपने होने का एहसास ज़रूर महसूस करा देते हैं।